हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ विवेक भारद्वाज फ्रॉम वी एंड वी स्टडी पॉइंट। आज हम लोग एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश में, जिसे टेंस कहते हैं। ठीक है ना, टेंस यानी कि काल। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा काल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले काल की डिफिनीशन को हम लोग देखेंगे, यानी कि टेंस की डिफिनीशन को देखेंगे। द वर्ड टेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन टेम्पर्स विच मीन्स टाइम। ठीक है ना, टेंस टेंस ये जो शब्द है लैटिन का एक शब्द है जिसमें कि टेम्पस टेम्पस को टाइम कहा जाता है। तो टेंस शब्द हमारे लैटिन शब्द टेम्पस से आया है। ए टेंस इज अ वर्ब फॉर्म दैट टेल्स अबाउट नॉट ओनली द टाइम बट आल्सो रेफर्स टू एन एक्शन एंड इवेंट। देखिए, टेंस हमें सिर्फ और सिर्फ क्रिया का ही नहीं पता कराता कि कौन सी क्रिया हो रही है, लेकिन हमें यह भी बताता है कि किस तरह का एक्शन हो रहा है या कौन सी घटना घटित हो रही है। टेंस के अगर काइंड को देखा जाए तो मुख्यतः तो तीन प्रकार के टेंसेस को हम लोग पढ़ते ही हैं, है ना। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वैसे हम सभी को पता है कि भविष्य काल जैसा कुछ होता नहीं है, भविष्य में कोई भी चीज़ें निश्चित नहीं होती हैं, लेकिन एकेडमिक एजुकेशन के लिए हमें इन तीनों को पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है ना, तो हम इन तीनों को एक एक करके देखने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एंड दे ऑल हैव 4 डिफरेंट टाइप्स, है ना। इन तीनों टेंसेस के, है ना, इन तीनों टेंसेस के 1 2 3 ये जो हम देख रहे हैं, इन तीनों के 4 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और वो 4 डिफरेंट टाइप्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि इंडिफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट का भी इंडिफिनिट होगा, पास्ट का भी इंडिफिनिट होगा और फ्यूचर का भी इंडिफिनिट टेंस होगा। और कंटिन्यूअस टेंस ये भी इन तीनों का होगा, परफेक्ट टेंस भी तीनों का होगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी तीनों का होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखेंगे। एन एक्शन विच इज़ डन एट द प्रेजेंट टाइम। एक ऐसा एक्शन, एक ऐसी क्रिया, है ना, जो कि प्रेजेंट टाइम में की जाए। इसमें कार्य वर्तमान समय में होने या करने या चुका है या हो गया है का बोध होता है। जैसे कि आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है ना, तो ये पता चल रहा है। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। ये सेंटेंस कह रहा है आई हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ पर काम हो चुका है। आई हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूँ। यहाँ पर कोई समय दे दिया गया है कि मैं 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो देखिए, सबके लास्ट में हूँ, है ना, यहाँ पर भी हूँ, यहाँ पर भी हूँ, साथ ही साथ यहाँ पर भी हूँ लगा हुआ है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जब प्रेजेंट टेंस की बात हम लोग करेंगे, है ना, तो अंत में क्या मिलेगा हमें, है मिलेगा, हूँ मिलेगा, है ना। तो जिस जिस भी सेंटेंस में है, हूँ, इस तरह के वाक्य मिलते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस का होता है। प्रेजेंट टेंस को जानने के बाद अब हम लोग उसके टाइप्स को जानेंगे कि आखिर उनके टाइप्स या उनके काइंड्स आप कह सकते हैं कि कौन कौन होते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि इंडेफिनिट टेंस सभी के होते हैं, प्रेजेंट टेंस के भी, पास्ट टेंस के भी और फ्यूचर टेंस के भी। तो यानी कि प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट टेंस होगा, इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। ठीक है ना, और इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो जहाँ पर भी ये दोनों लिखा हुआ हो तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये कौन सा है। तो दोनों नाम मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया है। सेकंड होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही अक्सर आपको किताबों में देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी लिखा हुआ मिलेगा। साथ ही साथ ये थर्ड नेम जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, है ना। जैसे कि अगला होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इम्परफेक्ट कौन होता है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ही हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। और फोर्थ जो है हमारा वो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो यही 4 काइंड्स होते हैं हमारे प्रेजेंट टेंस के। ठीक है ना, उसी तरह से पास्ट टेंस में जब हम लोग बातें करेंगे तो वहाँ पर पास्ट का इंडिफिनिट मिलेगा आपको, और पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बस समझ लीजिए कि इस प्रेजेंट की जगह पर पास्ट लग जाएगा जब हम लोग पास्ट के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर की जब बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा फ्यूचर लग जाएगा। ठीक है,
चलिए पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कुछ बातें समझ लेते हैं कि आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है, मीन्स इसकी डिफिनीशन क्या हो सकती है। वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टेंस व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट फिक्स्ड हैबिट्स और रूटीन्स, थिंग्स दैट डोंट चेंज। देखिए, अब इसकी डिफिनीशन बहुत सिंपल से शब्दों में कही जा रही है ना। क्या कही जा रही है कि हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ कहाँ करते हैं, तो जब हम कुछ ऐसी बातों को बताना चाहते हैं जो हमारी फिक्स्ड हैबिट्स हो या हमारे रूटीन्स हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो कि फिक्स्ड हो, जो चेंज नहीं होती हो, यानी कि सार्वभौमिक सत्य जिसे हम कह सकते हैं, है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ कह सकते हैं। तो उन सभी बातों के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में सामान्य वर्तमान काल या अनिश्चित वर्तमान काल कहा जाता है। इस टेंस से हमें ज्ञात होता है कि कोई कार्य या घटना समय समय पर सामान्य रूप से या अनिश्चित समय पर घटती है। तो इस बात से हमें पता चलता है। अब बात आती है कि हम इसे पहचानेंगे कैसे। तो देखिए, इसे पहचानने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि इसके हिंदी के सेंटेंसेस में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और छोटी सी बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इसके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन सभी जगहों पर यह रूल लागू नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर मैंने कहा कि मुझे मुझे खाना बनाना पड़ता है, ठीक है ना। राइटिंग थोड़ी सी कमज़ोर है लेकिन समझ लीजिएगा आप लोग। तो क्या कहा गया है यहाँ, मुझे खाना बनाना पड़ता है। देखिए इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ता है आ रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, यहाँ पर आपको कंपल्शन दिखाया जा रहा है, एक मजबूरी दिखाई जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं होगा। इसका ट्रांसलेशन हम लोग हैव टू का यूज़ करके बनाएंगे, जैसे आई हैव टू कुक फूड। ओके, तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको बहुत ही सिंपल सा काम करना है। आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी है। प्रीवियस वीडियो आप मेरी देख लेंगे तो उसमें मैंने यूज़ ऑफ हैव टू, हैज़ टू के बारे में और हैड टू और विल हैव टू के बारे में बताया है, ठीक है ना। ऐसे वाक्य जिनके अंत में पढ़ता है, पढ़ा या पढ़ेगा आता हो, तो वैसे सेंटेंसेस के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या तो फिर आप चैनल पे विज़िट करिएगा तो आपको वहाँ पर इसकी वीडियो मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए अब हमें क्या सीखना है, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो रूल्स को काफ़ी केयरफुली आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन से रूल कहाँ लग रहे हैं, ठीक है ना। बस एक बार आप इस रूल को सीख जाओगे तो आपको फिर किसी भी टेंस में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि हम यहाँ पर चार तरह के सेंटेंसेस है ना, चार तरह के सेंटेंसेस के बारे में बातें करेंगे। फिलहाल मैंने एट द टाइम आपको टू सेंटेंसेस लिया है, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है सकारात्मक वाक्य, ठीक है ना, और निगेटिव सेंटेंस होता है नकारात्मक वाक्य, जिसमें नॉट का यूज़ हम लोग करते हैं। ओके, और यहाँ पर सकारात्मक बात होगी, यानी कि कोई स्टेटमेंट कहा जाएगा। तो जब कोई स्टेटमेंट कहा जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल्स अभी आगे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि राम स्कूल जाता है, तो ये एक स्टेटमेंट है। तो इससे हम कौन से रूल्स के साथ बनाएंगे, तो पहले हम उन रूल्स को देख लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो इसको बनाने का बहुत ही सिंपल सा रूल है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चूज़ करना है कि आखिर सब्जेक्ट कौन है, यानी कि कर्ता, काम को करने वाला कौन है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसके बाद हमें वर्ब लगाना है, ठीक है ना। तो वर्ब में कौन सा वर्ब लगाएंगे, तो या तो V1 लगाएंगे या तो V5 लगाएंगे, ओके, जिसे हम SES फॉर्म भी कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर ये V1 और V5 क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, ठीक है ना, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जैसे कि गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो गो जो है वो फर्स्ट फॉर्म है,
वेंट जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि V2, गॉन V3, गोइंग V4 और गोज जिसमें लास्ट में ES लग रहा है वो है V5, ठीक है ना। तो उसी तरह से प्रत्येक वर्ब के यानी कि प्रत्येक क्रिया के 5 रूप होते हैं, ठीक है ना, 5 रूप होते हैं। इन पांचों रूपों को आपको जानना पड़ेगा। वर्ब की लिस्ट भी मैं आपको दे दूंगा, ओके। तो आप चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि चिंता करने से तो आपको पता ही है ना चतुराई घटती है। हमारे कबीर साहब ने कहा है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर, कह गए दास कबीर। तो इसीलिए आपको बस कर्म करना है, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। आप V&V स्टडी पॉइंट के साथ जुड़े हुए हो तो चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और जो भी मैं आपको रूल्स सिखाऊं तो उसको एकदम केयरफुली ऑब्जर्व करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक समस्या और आ रही है कि V1 कब यूज़ करेंगे और V5 कब यूज़ करेंगे। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। V5 यानी कि SES फॉर्म जो होता है ना, हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। और पिछली वीडियो में भी मैंने बताया है सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। ही, शी, इट और कोई भी नेम आ जाए, जैसे कि सीता, गीता, रमेश, सुरेश, दिनेश, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। जो हमारा डू होगा वो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लग जाएगा, डज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लग जाएगा। देखिए यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस के मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको लिए हुए हैं और निगेटिव सेंटेंस के भी एग्जाम्पल लिए हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि मैं अपना पाठ याद करता हूँ। अब आपको यहाँ पर पहचानना कैसे है, अंत में ता हूँ आ रहा है, तो सबसे पहली चीज़ तो हमने ये पहचान ली कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है। फिर हमने ये देखना है कि कहीं यहाँ कोई निगेटिव शब्द तो नहीं आया है। तो बिल्कुल नहीं, यहाँ नहीं जैसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। और इससे हम बनाएंगे कैसे, तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट चूज करना है। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी कि आई। और अब हम लोग क्या करेंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे या तो फिर फिफ्थ फॉर्म। अब आई प्लूरल है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। तो आई लर्न, और क्या याद करता हूँ, तो मैं पार्ट याद करता हूँ। कौन कौन सा पार्ट, तो अपना पार्ट यानी कि माई लेसन। तो इसका देखिए ट्रांसलेशन हो गया तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि संगीता, या तो फिर वह भी बोल सकते हैं आप, एक मधुर गाना गाती है। वह एक मधुर गाना गाती है या संगीता एक मधुर गाना गाती है। तो इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, देखिए दोनों सब्जेक्ट ही हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। अगर शी भी है तो सिंगुलर है और संगीता भी सिंगुलर है, तो उसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी, ठीक है ना, यानी कि SES वाला फॉर्म लगेगा। तो संगीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, ठीक है ना, संगीता एक मधुर गाना गाती है। तो एक मधुर गाना ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अफर्मेटिव के बहुत से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखिए लिखा है कि तुम एक पत्र नहीं लिखते हो। तो देखिए यहाँ नहीं आ गया ना, निगेटिव शब्द हो गया। तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों होगा, क्योंकि इसके अंत में ते हो आ रहा है। क्या हो जाएगी इसकी इंग्लिश, यू डू नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। तो यू हमारा सब्जेक्ट था और ये कैसा सब्जेक्ट था, प्लूरल सब्जेक्ट था। तो उसके साथ डू लग गया, साथ में नॉट लग गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, ओके। वह अपना पाठ नहीं याद करता है, तो वह की इंग्लिश क्या हो गई, ही, है ना। और ही कैसा है, तो ही सिंगुलर है। और ही सिंगुलर है तो इसके साथ डू लगेगा या डज लगेगा, तो बिल्कुल डज लगेगा। और नॉट तो लगाना ही लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो लर्न, और क्या नहीं याद कर रहा है, तो वो अपना लेसन नहीं याद कर रहा है, यही तो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। तो ये था इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं, है ना। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ प्रश्न पूछा जाएगा, ओके। तो देखिए इसमें कैसे प्रश्न को पूछा जाता है और इसके रूल्स क्या हैं। तो सबसे पहले डू और जो डज है ना, हम सेंटेंस को उसी से शुरू करते हैं। डू या डज हमारा सब्जेक्ट से भी पहले आ जाएगा, ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखना है।
और उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि हमें अफर्मेटिव सेंटेंस जब हमें मिलेगा तो वहीं पर हमको बस V1 और V5 का यूज़ करना है। अदरवाइज़ आपको निगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सभी जगह आपको V1 का ही यूज़ करना है। देखिए अब कैसे बन रहा है। तो डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, वो दो तरीके से बनता है। एक तो हमारा डू डज वाला फॉर्म से बनता है और दूसरा WH क्वेश्चन वर्ड से बनता है, जिसमें कि अभी आप यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है मैंने। इसके वाक्य जो हैं वो क्या से शुरू होते हैं, जैसे कि क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं खाना खाता हूँ, क्या मैं सुबह उठता हूँ। तो इस तरह से जैसे भी वाक्य होंगे वो क्या से शुरू होते होंगे, है ना। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा क्वेश्चन टाइप होता है WH क्वेश्चन वर्ड्स के साथ, है ना, जिसमें कि देखिए यहाँ लिखा है मैंने कि इसमें वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ जैसे शब्द आते हैं। जैसे कि तुम क्यों स्कूल जाते हो, ये सेंटेंस तुमसे शुरू हो रहा है लेकिन बीच में कहीं पर जा कर के क्या या क्यों जैसे शब्द आ रहे हैं। तुम क्यों स्कूल जाते हो, है ना, तो बीच में क्यों आ रहा है ना। तो उस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम रूल 2 का यूज़ करते हैं। WH क्वेश्चन वर्ड्स को पहले लिखते हैं, उसके बाद डू डज लगाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है ना। अभी इसके एग्जाम्पल आएंगे, आप बिल्कुल आसानी के साथ समझ जाओगे। ओके, देखते चलिए। लिखा है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कि नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब कि ये इंट्रोगेटिव तो होगा, साथ ही साथ इसमें निगेटिव वर्ड भी होगा। जैसे कि डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। बस इतना पॉइंट याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और WH क्वेश्चन वर्ड्स रहेंगे तो भी सेम प्रोसेस, उसके बाद डू डज जाएगा, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट और V1 और फिर ऑब्जेक्ट हमारा आएगा। देखिए इसके एग्जाम्पल्स मैंने क्या लिए हुए हैं कि क्या मुकेश एक मधुर गीत गाता है। तो देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लास्ट में लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, एक प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। और लास्ट में ता है आ रहा है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने कैसे बनाना है, वाक्य के शुरू में, है ना, क्या शब्द आए तो हमें डू डज से बनाना है। और मुकेश कैसा सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर है तो हम डज लगा लेंगे, बिल्कुल लगा लेंगे। डज मुकेश सिंग अ स्वीट सॉन्ग, क्या मुकेश एक मधुर गीत गाता है, तो डज मुकेश सिंग अ स्वीट सॉन्ग। उसी तरह से सेकंड जो है कि क्या तुम रोज नहाते हो, बताओ भाई क्या तुम रोज नहाते हो। हाँ, तो डू यू बाथ डेली। अब देखिए ये कैसे बन गया, तो ये भी क्या से शुरू हुआ था तो डू जो दैट से ही बनना है। और तुम कैसा सब्जेक्ट है, तो तुम प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू हमने लगा लिया। डू यू, यहाँ तक तो क्लियर है। और नहाने की इंग्लिश क्या हो जाती है, जो वर्ब है हमारा तो बात। ओके, और रोज की इंग्लिश डेली, तो डू यू बाथ डेली। चलिए नेक्स्ट है पंछी आकाश में क्यों उड़ते हैं, तो भाई कहाँ उड़ेंगे, आकाश में ही ना उड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर पूछ लिया गया कि पंछी आकाश में क्यों उड़ते हैं, तो वाई डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब ये कैसे बन गया सर, तो ये इसलिए बन गया ना क्योंकि ये बीच में क्यों आ रहा है। देखिए क्या से शुरू हो रहा था तब हम लोग डू और डज लगा रहे थे। ओके, लेकिन अगर यही क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए, ठीक है ना, देखिए सेंटेंस के बीच में क्यों आया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्यों की इंग्लिश को लिखेंगे। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई होती है। तो वाई लगा लिया हमने और बाकी का प्रोसेस पीछे वाला ही करना है। उसके बाद हमें डू या डज का यूज़ करना है सब्जेक्ट के अनुसार। तो बर्ड्स प्लूरल हो गया, तो वाई डू बर्ड्स, और वर्ब क्या है यहाँ, फ्लाई, है ना, तो फ्लाई इन द स्काई। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के वाक्यों को बनाएंगे। जैसे कि वह एक पत्र कैसे लिखता है, तो अपने हाथ से लिखता है भाई। लेकिन हाथ से लिखता है वो तो बात की बात है, क्वेश्चन पूछ लिया है कि वह एक पत्र कैसे लिखता है,
तो सबसे पहले तो हमें इसे ट्रांसलेट करना होगा ना कि कैसे लिखता है। तो अब वाक्य में हम देखेंगे कि क्या यह क्या से शुरू हो रहा है। अगर क्या से शुरू होता तो हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग डू या फिर डज लगाते। लेकिन यह यहाँ पर तो बीच में कैसे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैसे की इंग्लिश पहले लिखेंगे। तो हाउ डज, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद हमारा वर्ब यानी कि राइट। ओके, तो राइट हो गया। और क्या लिख रहे हैं, तो एक लेटर लिख रहे हैं। तो हाउ डज ही राइट अ लेटर। ओके, नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल्स है वो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का। क्या कटरीना एक मधुर गीत नहीं गाती है। अरे भाई, वो तो एक्टर है, हो सकता है नहीं अच्छा गाती हो। कटरीना के बारे में आप सभी जानते हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछ लिया है कि क्या कटरीना एक मधुर गीत नहीं गाती है। तो भाई चलिए इसका ट्रांसलेशन हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए ये वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, तो डज लग गया, और सब्जेक्ट हमारा कटरीना है वो लग गया। और ये ध्यान में हमें रखना है कि तुरंत सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट लगेगा, है ना। वर्ब नहीं लगेगा, नॉट लगेगा। तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी, डज कटरीना नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग अ स्वीट सॉन्ग। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला ट्राई कीजिए, देखिए कैसे बन रहा है। क्या तुम रोज नहीं नहाते हो। देखिए पूछ लिया गया, क्या तुम रोज नहीं नहाते हो। डू यू नॉट बाथ डेली। अब यहाँ पर यू था इसलिए डू लग गया, है ना। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगेगा, ये अभी हम लोगों ने सीखा है। चलिए तो नेक्स्ट देख लीजिए। तुम सुबह क्यों नहीं उठते हो। तुम सुबह क्यों नहीं उठते हो। अब देखिए बीच में कहीं क्यों आ गया, तो सबसे पहले तो हमें उसी की इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, यानी कि वाई। वाई डू यू नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग। उसी प्रकार से वह बाजार कब नहीं जाता है। तो कब तो पहले आ गया ना भाई, बीच में कहीं आ गया है, तो हमें इसी की पहले इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, यानी कि व्हेन। व्हेन पहले आ जाएगा, ओके। और वह है तो वह के साथ हमारा डज लग जाएगा, है ना। सब्जेक्ट हमारा ही था, तो ही सिंगुलर है इसलिए हमारा यहाँ डज लग जाएगा। तो व्हेन डज ही नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, और यहाँ देखिए दो बार नॉट लिख दिया गया है तो एक ही बार नॉट होगा। व्हेन डज ही नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, गो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो इस तरह से सेंटेंसेस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो अब बारी है आज के ज्ञान की। तो आज हम लोग दो वर्ड मीनिंग सीखने वाले हैं। पहला वर्ड है हमारा ताना मारना, ठीक है ना। जब हम किसी को ताना मारते हैं तो उसके लिए इंग्लिश शब्दों का क्या प्रयोग होगा, तो हमें टॉन्ट बोलना पड़ेगा, ठीक है ना, TAUNT, ओके। और दूसरी मीनिंग है चुगली करना, जिसकी इंग्लिश हो जाती है बैक बाइट करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो नई वर्ड मीनिंग्स को सीख लिया है, और दोनों के दोनों निगेटिव वर्ड्स हैं। लेकिन मैं आपको ये सिखा नहीं रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं सिखा रहा हूँ। देखिए निगेटिव वर्ड्स में भी जो पॉजिटिविटी ढूंढ ले, उसी पर्सन्स को हम लोग क्या कहते हैं, उन्हीं पर्सन को हम लोग ऑप्टिमिस्ट कहते हैं ना। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, आशावादी। तो कहीं ना कहीं जो निगेटिव वर्ड्स में भी पॉजिटिविटी को ढूंढ लें उन्हें हम आशावादी कहते हैं। तो ये निगेटिव वर्ड्स ज़रूर हैं, लेकिन मैं आपको सिखा क्या रहा हूँ कि हमें ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ बिल्कुल, हमें ये काम नहीं करना है, ना तो किसी को ताना मारना है, ना ही तो किसी की चुगली करनी है, ओके। तो आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, कुछ नई वर्ड मीनिंग्स आपके सामने आई हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और कमेंट भी करेंगे, और साथ ही साथ सबके साथ शेयर भी करेंगे, ओके। और बेल आइकन को तो प्रेस करना आप बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।